दूर तक बस रेत ही रेत फैली हुई है और पसीने से तरबतर एक इंसान थार के मरुस्थल के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है। हाँ, एकदम टिपिकल राजस्थान वाली तस्वीर है ये। बिल्कुल। और तभी कोई उससे, मेरा मतलब है कोई उस इंसान से कहे कि भाई करोड़ों साल पहले ठीक इसी जगह पर एक विशालकाय समुद्र की लहरें उठती थी, अच्छा, तो ये बात किसी भी इंसान का दिमाग घुमा देने के लिए काफी है ना। एकदम सही बात है। कोई यकीन ही नहीं करेगा। राइट। आज के हमारे इस डीप डाइव में हमारे पास जो स्रोत हैं, राजस्थान के भूगोल और उसकी उत्पत्ति से जुड़े कुछ बेहद प्रामाणिक और हस्तलिखित स्टडी नोट्स। और ये नोट्स बिल्कुल ऐसा ही जादू करते हैं। जी। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़ी सामग्री को ना बड़ा नीरस और उबाऊ मान लिया जाता है, लेकिन इन नोट्स ने तो जैसे पृथ्वी के इतिहास का एक खजाना ही खोल दिया है। हाँ, ये सिर्फ पन्नों पर लिखे हुए कुछ आंकड़े नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये उस धरती की एक जीवंत कहानी है जिसे आज हम राजस्थान कहते हैं। मतलब इन नोट्स की बनावट और फ्लो देखकर मुझे तो ऐसा लगा जैसे जैसे किसी एकदम प्रीमियम यूट्यूब एजुकेशन चैनल का वॉइस ओवर चल रहा हो। अरे वाह। हाँ, एकदम प्रोफेशनल और क्लियर, जैसे कोई दमदार यूपीएससी एजुकेटर अपनी भारी और शानदार आवाज में स्मार्ट स्टडी नोट्स पढ़कर सुना रहा हो। सब कुछ एकदम सटीक और याद रहने वाला। और यही इन स्रोतों की सबसे बड़ी खासियत भी है। हमारा आज का मिशन भी यही है कि हम इस जानकारी को बस ये ऐसे ही डिकोड करें। राइट। क्योंकि देखिए, भूगोल सिर्फ रटने वाले आंकड़ों का पुलिंदा तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। जब कोई छात्र या जिज्ञासु इंसान ये समझ लेता है ना कि कोई पहाड़ या कोई रेगिस्तान या कोई सीमा रेखा क्या है और उसके साथ साथ वो क्यों और कैसे बनी, तो वो जानकारी हमेशा के लिए जहन में बस जाती है। सही बात है, लॉजिक समझ आना चाहिए। जी। इन हस्तलिखित नोट्स में तथ्यों के पीछे के उस विज्ञान और इतिहास को बहुत ही तार्किक ढंग से पिरोया गया है। क्योंकि कोई भी भौगोलिक संरचना रातों रात तो बनती नहीं है। हाँ, लाखों करोड़ों साल लगते हैं। एग्जैक्टली इसके पीछे टेक्टोनिक प्लेट्स और जलवायु की करोड़ों सालों की एक बहुत ही स्पष्ट प्रक्रिया होती है। तो चलिए आज के राजस्थान का जो आधुनिक नक्शा हम देखते हैं ना, उसे थोड़ा किनारे रखते हैं। ठीक है। इन बेहतरीन नोट्स के आधार पर अपनी एक जियोलॉजिकल टाइम मशीन चालू करते हैं जो हमें सीधे पृथ्वी के शुरुआती दौर में ले जाएगी। ये बहुत ही मजेदार होने वाला है ना? नहीं। हमारे नोट्स बताते हैं कि शुरुआत में ये पूरी पृथ्वी सिर्फ दो विशाल हिस्सों में बंटी हुई थी। एक था पेंजिया, जो पूरी पृथ्वी का 29% स्थलीय भाग था। मतलब सारी जमीन एक ही जगह जुड़ी हुई थी उस वक्त, एक सुपर कॉन्टिनेंट की तरह। बिल्कुल। और दूसरा था पैंथेलासा, जो 71% जलीय भाग था। एक विशाल महासागर कह लीजिए। जी। और असल में यहीं से हमारे आज के आधुनिक महाद्वीपों के बनने की कहानी शुरू होती है। अच्छा, कैसे? देखिए, समय के साथ पृथ्वी के गर्भ में जो हलचलें हो रही थीं, उनकी वजह से उस विशाल पेंजिया के दो टुकड़े हो गए। ओके। उसके उत्तरी भाग को अंगारालैंड कहा गया, जिससे आज के उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया का निर्माण हुआ है। और जो दक्षिणी भाग था वो कहलाया गोंडवानालैंड, जिससे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और हमारे भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा बना। तो भारत का निचला हिस्सा गोंडवाना लैंड से आया है। बिल्कुल। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों विशाल भूखंडों के बीच जो एक उथला सा सागर बना, उसे टेथिस सागर कहा गया। अच्छा, टेथिस सागर। हाँ, या इसे भूसन्नति भी कहते हैं। भूविज्ञान में इसे पर्वतों का पालना भी कहा जाता है। अरे वाह। पर्वतों का पालना जी। क्योंकि दुनिया के कई बड़े पर्वत इसी सागर के मलबे से उठकर बने हैं। अरे वाह। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है मेरे मन में। पूछिए। एक सागर जो पानी से भरा हुआ है, वो पूरी तरह से गायब होकर दुनिया के सबसे सूखे इलाकों में से एक कैसे बन सकता है? मतलब ये तो विज्ञान के सामान्य नियमों के एकदम उलट लगता है। हाँ, पहली बार सुनने में ये सवाल बहुत लाजमी लगता है, लेकिन इसका जवाब पृथ्वी की सतह के खिसकने में ही छिपा है। अच्छा। दरअसल जब भारतीय प्लेट खिसक कर यूरेशियन प्लेट से टकराई ना, तो हिमालय का निर्माण हुआ। राइट, ये तो हमने पढ़ा है। और इस भारी टकराव और उभार के कारण नदियों के बहने की दिशाएं पूरी तरह बदल गईं। जिस इलाके में थितिस सागर था, हाँ। वहां का पानी धीरे धीरे सूखने लगा और पीछे रह गई सिर्फ रेत और समुद्री अवसाद। तो पानी का स्रोत ही खत्म हो गया। बिल्कुल। और फिर जलवायु परिवर्तन ने इस सूखने की प्रक्रिया को और तेज कर दिया
और लाखों सालों में एक हरा भरा या जलीय क्षेत्र एक कठोर मरुस्थल में तब्दील हो गया। बाप रे, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली प्रक्रिया है ना? और इसी को आसानी से याद रखने के लिए ना इन एजुकेशनल नोट्स में एक बहुत ही शानदार जीटी फॉर्मूला दिया गया है। हाँ, जीटी फॉर्मूला, ये काफी स्मार्ट तरीका है याद रखने का। बिल्कुल। जी यानी गोंडवानालैंड और टी यानी टेथिस सागर। अगर हम इस फॉर्मूले को राजस्थान के नक्शे पर रखते हैं ना, तो मानो पूरा भूगोल ही डिकोड हो जाता है। कैसे? देखिए, राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है और जो हड़ौती का पठार है, वो जी यानी उसी प्राचीन गोंडवानालैंड का हिस्सा है। और जो विशाल मरुस्थल है और जो पूर्वी मैदानी भाग है, वो टी यानी उसी सूखे हुए टेथिस सागर के अवशेष हैं। और यहाँ जो सबसे बड़ा विरोधाभास है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। कौन सा विरोधाभास? देखिए, एक ही राज्य की सीमा के भीतर दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक अरावली मौजूद है, राइट। जो कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार का अंग है, और ठीक उसी राज्य में भारत का एकदम नवीनतम भौगोलिक प्रदेश, मतलब उत्तर का विशाल मैदान और थार का मरुस्थल भी मौजूद है। अरे हाँ, मतलब सबसे पुराना और सबसे नया दोनों एक ही जगह पर। एग्जैक्टली। पृथ्वी ने अपना सबसे पुराना और सबसे नया रूप एक ही जगह पर सहेज कर रखा है, और सच कहूं तो ये विरोधाभास ही राजस्थान के भूगोल को इतना अद्वितीय बनाता है। क्या बात है। चलिए, हमारी इस टाइम मशीन ने हमें ये तो बता दिया कि इस जमीन की नींव कैसे रखी गई थी। लेकिन अब इस जमीन को पूरे ग्लोब पर रखकर देखते हैं। ये समझना जरूरी है कि ये संरचना दुनिया के नक्शे पर कहाँ फिट बैठती है। हाँ, लोकेशन भी तो समझनी होगी। नोट्स के अगले हिस्से में अक्षांश और देशांतर का बहुत ही सटीक जिक्र किया गया है। ग्लोब पर अगर देखें तो ये क्षेत्र उत्तर पूर्व में है, जबकि भारत के नक्शे में ये उत्तर पश्चिम में आता है। बिल्कुल सही। अगर अक्षांशीय विस्तार मतलब उत्तर से दक्षिण की बात करें, तो ये 23 डिग्री 03 मिनट से शुरू होकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाता है। हाँ, दक्षिण में भांसवाड़ा का एक बोरकुंडा गांव है, वहां से लेकर उत्तर में श्री गंगानगर के कोणा गांव तक इसकी सीधी दूरी 826 किलोमीटर है। और यहाँ जिस बात पर छात्रों को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कर्क रेखा। जी, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। ये रेखा राज्य के बिल्कुल निचले हिस्से मतलब बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है। हाँ, मैंने नोट्स में पढ़ा। उसमें एक बहुत ही सूक्ष्म जानकारी दी गई है कि इसका सबसे नजदीकी शहर कुशलगढ़ है, जो महज 26 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ कोई काल्पनिक रेखा भर नहीं है, तो इसका वहाँ के जलवायु और जनजीवन पर बहुत सीधा असर पड़ता है। 21 जून को जब सूर्य सीधा कर्क रेखा पर चमकता है ना, तो वो पूरे उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। अच्छा, सबसे बड़ा दिन। हाँ, यहाँ दिन की रोशनी करीब 13 घंटे और 27 मिनट तक रहती है। 13 घंटे 27 मिनट। और ये सिर्फ भूगोल तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी कूटनीति और संस्कृति से भी जुड़ गया है अब तो। वो कैसे? 21 जून को सबसे बड़ा दिन होने के कारण ही तो 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई थी। अरे हाँ, बिल्कुल सही जोड़ा आपने। और हमारे ये बेहतरीन नोट्स याद दिलाते हैं कि 2018 में यही योग दिवस राजस्थान के कोटा में बहुत बड़े स्तर पर मनाया गया था। मतलब भूगोल कैसे संस्कृति को जन्म देता है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। एकदम सही। अब अगर अक्षांश दिन की लंबाई तय कर रहा है ना, तो देशांतर का काम तो और भी ज्यादा गहरा है। बिल्कुल, और यहाँ आकर बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। हाँ। अगर पश्चिम से पूर्व के फैलाव को हम देखें, तो ये 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होता है, जो जैसलमेर का कटरा गांव है, और वहां से लेके 78 डिग्री 17 मिनट यानी धौलपुर के सिलाना गांव तक फैला है। ये कुल 8 डिग्री और 47 मिनट का अंतर है। और पश्चिम से पूर्व की ये पूरी चौड़ाई 869 किलोमीटर है। राइट, जिसका मध्य बिंदु नागौर का लापोलाई गांव है या सैटेलाइट सर्वे के अनुसार गगराना गांव है। अब देखिए, 8 डिग्री 47 मिनट को अगर हम मोटे तौर पे देखें, तो ये लगभग 9 देशांतरों का फैलाव हो जाता है। बिल्कुल, लगभग 9 डिग्री। और हम ये जानते हैं कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। जी। तो इसका मतलब है कि इस राज्य का फैलाव खुद समय को ही खींच रहा है। सही पकड़ा आपने।
देशांतर रेखाएं ही तो हमारी समय और तिथि रेखा का आधार होती है ना। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए पूर्वी हिस्से में सूरज हमेशा पहले नजर आता है। लॉजिकल है। तो 1 डिग्री के लिए 4 मिनट के हिसाब से लगभग 9 देशांतरों का ये जो फैलाव है, ये सीधे तौर पर करीब 36 मिनट का अंतर पैदा कर देता है। 36 मिनट? और अगर एकदम सटीक आंकड़ों की बात करें, जो अक्सर इन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हाँ बताइए। तो राजस्थान के सबसे पूर्वी छोर धौलपुर और सबसे पश्चिमी छोर जैसलमेर के समय में 35 मिनट और 8 सेकंड का अंतराल आ जाता है। ये सच में एक अविश्वसनीय कल्पना है। मतलब अगर धौलपुर में कोई किसान सुबह की पहली किरण के साथ अपने खेत में पहुंच चुका है, हाँ, तो उसी राज्य में 800 किलोमीटर दूर जैसलमेर में बैठा व्यक्ति अभी भी अंधेरे में सूर्योदय का इंतजार ही कर रहा होगा। बिल्कुल। 35 मिनट का इंतजार, मतलब एक ही राज्य में प्रकृति ने अपना खुद का एक अलग ही टाइम जोन बना दिया है। और आपको पता है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी होती है। अच्छा, वो कैसे? जब किसी एक ही राज्य में सूरज उगने और डूबने में आधे घंटे से ज्यादा का अंतर हो, तो इसका सीधा असर ऊर्जा की खपत पर पड़ता है। ओहो। पूरब में शाम जल्दी ढल जाती है, तो वहां लाइटें जल्दी जलानी पड़ती हैं। सरकारी दफ्तरों के काम करने के समय और कृषि की दिनचर्या में ये 35 मिनट का अंतर एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है प्रशासन के लिए। मैंने इस नजरिए से तो सोचा ही नहीं था। समय के इस खिंचाव से एक बात तो एकदम साफ हो जाती है कि ये राज्य आकार में सचमुच बहुत विशाल है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और हमारे नोट्स का अगला सेक्शन इसी विशालता को मापता है। इसका कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। पूरे देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% हिस्सा अकेले इस एक राज्य के पास है। 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ बना था ना, तब से ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और इस विशालता को याद रखने के लिए नोट्स में जो ट्रिक्स दी गई है ना, वो छात्रों के लिए बहुत कारगर है। हाँ, वो जेबीजे वाली ट्रिक। जी, सबसे बड़े जिलों के लिए JBBJ यानी जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। और सबसे छोटे जिलों के लिए DDDP यानी धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। बिल्कुल। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे जो असली कहानी छिपी है ना, वो इन जिलों के बीच का भारी अंतर है। वो अंतर सच में चौंकाने वाला है। सिर्फ जैसलमेर का क्षेत्रफल ही 38,401 वर्ग किलोमीटर है। ये पूरे राज्य का एकमात्र ऐसा जिला है जो कुल क्षेत्रफल के 10% से ज्यादा है। 11.22%, सटीक तौर पर। हाँ, वही धौलपुर जो है वो सिर्फ 3,034 वर्ग किलोमीटर का है। मतलब 1% से भी कम, सिर्फ 0.89%। अगर हम दोनों की तुलना करें तो जैसलमेर धौलपुर से 12.5 गुना बड़ा है। सोचकर देखिए, एक ही राज्य में 12 धौलपुर जिले एक अकेले जैसलमेर के अंदर आसानी से समा सकते हैं। ये काफी हैरान करने वाला तथ्य है ना? भूमि के वितरण का ये इतना चरम या कहूँ एक्सट्रीम मामला क्यों है? इसके पीछे भी फिर से भूगोल ही जिम्मेदार है। ये असमानता कोई मानवीय भूल नहीं है। अच्छा। देखिए, पश्चिमी हिस्से में थार का विशाल और सूखा मरुस्थल है। वहां पानी की भारी कमी है, संसाधन बहुत सीमित है, इसलिए आबादी बहुत दूर दूर तक छितरी हुई है। जनसंख्या घनत्व कम है। बिल्कुल। तो एक प्रशासन को पर्याप्त आबादी को संभालने के लिए वहां बहुत बड़े क्षेत्र को एक ही जिले में शामिल करना पड़ता है। लॉजिकल है। वहीं पूर्वी हिस्सा जो है, जहां नदियां हैं, मैदान उपजाऊ हैं, वहां लोग बहुत घनी आबादी में रहते हैं। इसीलिए धौलपुर जैसे छोटे आकार के जिले भी प्रशासनिक रूप से पर्याप्त हो जाते हैं वहां। ओहो, अच्छा समझा। और प्रतियोगी परीक्षाओं में ये 12.66 गुना वाली जो तुलना है ना, ये अक्सर पूछ ली जाती है, क्योंकि ये सीधे तौर पर पर्यावरण और प्रशासन के तालमेल को दर्शाती है। क्या बात है। और अगर हम इसकी तुलना दुनिया के बाकी देशों से करें ना, तो राजस्थान की इस विशालता का असली एहसास होता है हमें। वो कैसे? ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का 0.25% है। इसका आकार जर्मनी और जापान जैसे शक्तिशाली देशों के बिल्कुल बराबर है। ये ब्रिटेन से दुगना, श्रीलंका से 5 गुना और सुनिए, इजराइल से 17 गुना बड़ा है। 17 गुना? हाँ। जब इजराइल जैसे देश की वैश्विक राजनीति में ताकत देखी जाती है और फिर यह सोचा जाता है कि एक अकेला भारतीय राज्य उससे 17 गुना बड़ा है, तब जाकर उस जमीन का भौगोलिक वजन समझ में आता है। ये तुलना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाती है कि केवल बड़ा आकार होना ही सब कुछ नहीं होता है। मतलब देखिए,
जापान और जर्मनी बराबर आकार के होकर भी इतनी बड़ी आर्थिक महाशक्तियां हैं जी। क्योंकि वहां की भौगोलिक परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। हाँ, ये तो है। वही राजस्थान का एक बहुत बड़ा हिस्सा मरुस्थलीय है, जिसके कारण उसे अलग तरह की आर्थिक और ढांचागत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखिए, इतने बड़े भूभाग को समेटने के लिए एक बहुत स्पष्ट सीमा की भी तो जरूरत होती है। जी, हमारे इन कमाल के नोट्स के आखिरी हिस्से में इस राज्य की सीमाओं और उसकी आकृति का बहुत अच्छे से विश्लेषण किया गया है। विद्वान टी.एच. हैंडले ने इसकी आकृति को एक विषम कोणीय चतुर्भुज या एक रोम्बस कहा है। रोम्बस। आम भाषा में कहें तो ये एक पतंगाकार आकृति है। सोचिए, एक ऐसी विशालकाय पतंग जो भारत के पश्चिमी छोर पर उड़ रही है। इस उपमा से इसे विजुलाइज करना और समझना बहुत आसान हो जाता है छात्रों के लिए। राइट। इस पतंग की कुल परिधि या जो बाहरी सीमा है वो 5,920 किलोमीटर लंबी है। काफी लंबी सीमा है। हाँ, इसे मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक है 4,850 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा जो भारत के ही अन्य राज्यों से लगती है, और दूसरी है 1,070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो राज्य की कुल सीमा का लगभग 18% बैठती है। और यही 18% हिस्सा जो है ना, वो सबसे ज्यादा संवेदनशील है। बिल्कुल। इसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सर सिरिल रैडक्लिफ रेखा कहा जाता है, जिसे 17 अगस्त 1947 को लागू किया गया था। ये रेखा उत्तर में श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट से शुरू होकर दक्षिण में बाड़मेर के शाहगढ़ तक जाती है। राज्य के 4 प्रमुख जिले इससे लगते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा जैसलमेर लगता है 464 किलोमीटर, फिर बाड़मेर 228 किलोमीटर, उसके बाद श्रीगंगानगर 210 किलोमीटर और सबसे कम बीकानेर की सीमा लगती है जो 168 किलोमीटर है। जी। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत के कुल 9 जिले इस रेखा को छूते हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा विचार करने वाली है ना, वो है प्राकृतिक भूगोल और राजनीतिक सीमाओं के बीच का टकराव। ओह बिल्कुल। जब भी कोई इस बारे में सोचता है ना, तो सच कहूं तो एक अजीब सी बेचैनी होती है। हाँ। मतलब 1947 में एक व्यक्ति जिसने शायद अपनी जिंदगी में इस मरुस्थल की रेत को कभी महसूस भी नहीं किया होगा, सर रैडक्लिफ ने। हाँ, उसने बस एक कमरे में बैठकर कागज के एक नक्शे पर पेंसिल से एक लकीर खींच दी, जबकि प्रकृति ने तो उस पूरे थार मरुस्थल को एक ही बनाया था ना। बिल्कुल, एक इकोसिस्टम था वो पूरा। हवा, रेत के टीले, पानी के भूमिगत स्रोत, ये सब एक थे, लेकिन उस एक लकीर ने इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को एकदम से काट कर रख दिया। और यही कारण है कि ये रैडक्लिफ रेखा सिर्फ इतिहास का कोई पन्ना नहीं है, ये भूगोल पर छोड़ा गया एक बहुत गहरा घाव है। बहुत सही कहा आपने, घाव ही है ये। सदियों से जो बंजारे और पशुपालक इस पूरे मरुस्थल में बिना किसी रोक टोक के आजादी से घूमते थे ना, उनके रास्ते रातों रात बंद हो गए। पानी के वो स्रोत जो हमेशा से साझा हुआ करते थे, वो अचानक से बट गए। एक भूवैज्ञानिक या पर्यावरणविद की नज़र से अगर आप देखें तो थार का मरुस्थल एक अविभाज्य इकाई है जिसे बांटा नहीं जा सकता। लेकिन आज उसी एक मरुस्थल में 2 अलग-अलग देशों की अलग नीतियां, पानी का अलग प्रबंधन और सैन्य गतिविधियां चल रही हैं। ये मानव द्वारा प्रकृति को राजनीति खानों में बांटने का एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है। टी.एच. हैंडले का संदर्भ दिया गया है। उन्होंने राजस्थान की आकृति को रोम्बस यानी विषम कोणीय चतुर्भुज बताया है। हाँ, विषम कोणीय चतुर्भुज। अगर हम इसे एक विजुअल एनालॉजी के तौर पर देखें तो क्या ये एक विशाल पतंग जैसा आकार है? बिल्कुल, आप इसे एक पतंग या काइट शेप कह सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक आकार नहीं है। एक पतंग की तरह इसके अलग-अलग कोने अलग-अलग दिशाओं में खिंचे हुए हैं, जो इसकी सीमाओं को अत्यधिक लंबा बनाते हैं। अच्छा, तो ये खिंचाव ही इसकी विशालता का कारण है। दरअसल ये पतंगाकार संरचना इसके फैलाव की पूरी कहानी बयां करती है। आपको पता है, इस विषम कोणीय चतुर्भुज की कुल परिधि, मतलब राजस्थान की कुल सीमा कितनी लंबी है? शायद 5,000 के करीब। 5,920 किलोमीटर। बाप रे, 5,920 किलोमीटर। ये आंकड़ा कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। इतनी बड़ी परिधि का सीधा सा मतलब है कि राज्य को अपनी सीमाओं के प्रबंधन के लिए एक बहुत बड़े प्रशासनिक तंत्र की जरूरत होती है। तो क्या इन नोट्स में इस विशाल सीमा को किसी तरह से बांटा गया है ताकि इसे याद रखना और समझना आसान हो सके? हाँ, बिल्कुल। इन स्टडी नोट्स में डिलीवरी एकदम क्रिस्प और रिवीजन फ्रेंडली रखी गई है। इस 5,920 किलोमीटर को
दो बहुत ही स्पष्ट रणनीतिक भागों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ओके, 1070 किलोमीटर। और दूसरा जो कहीं अधिक बड़ा हिस्सा है वो है 4850 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा। ये विभाजन ही अपने आप में पूरी कहानी का आधार लगता है। हाँ। 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय और 4850 किलोमीटर घरेलू। एग्जैक्टली। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमेशा सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है तो मुझे लगता है हमें पहले उसी 1070 किलोमीटर की बात करनी चाहिए। बिल्कुल, वहीं से शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रैडक्लिफ द्वारा इस रैडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। हाँ, और नोट्स बताते हैं कि यह उत्तर में श्री गंगानगर के हिंदुमल कोट से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? यह दक्षिण पश्चिम में बाड़मेर के शाहगढ़ तक जाती है। हिंदुमल कोट से शाहगढ़। ठीक है। लेकिन अगर हम इस रेखा के मैकेनिज्म को समझें तो ये कुल 5920 किलोमीटर की सीमा का मात्र 18% है। हाँ, सिर्फ 18%। इसके बावजूद राज्य का अधिकांश सुरक्षा बजट और रणनीतिक ध्यान इसी 18% पर केंद्रित रहता है। ऐसा क्यों है? मतलब क्या ये सिर्फ एक सीधी रेखा है या इसके पीछे कोई जटिलता है? देखिए, इस 18% हिस्से की संवेदनशीलता को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि इसके उस पार क्या है। पाकिस्तान जाहिर है। हाँ, लेकिन पाकिस्तान के दो विशिष्ट प्रांत, पंजाब और सिंध, और इन दो प्रांतों के कुल 9 जिले सीधे तौर पर राजस्थान को छूते हैं। अच्छा, 9 जिले, ये तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि इस 1070 किलोमीटर की रेखा के पार एक बहुत बड़ा और विविधतापूर्ण प्रशासनिक ढांचा मौजूद है। मतलब हर जिले की अपनी अलग जनसांख्यिकी और भूगोल होगा। सही कहा। जब सीमा के उस पार 9 अलग-अलग जिले हों तो हर जिले की भौगोलिक स्थिति के अनुसार हमारी तरफ की सुरक्षा चुनौतियां भी बदल जाती हैं। और हमारी तरफ से जो जिले इस मोर्चे को संभाल रहे हैं उनमें भी तो काफी असमानता है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। जैसलमेर इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 464 किलोमीटर की सबसे लंबी रेखा बनाता है। 464 किलोमीटर सिर्फ एक जिले से? बिल्कुल। जबकि बीकानेर मात्र 168 किलोमीटर के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है। लेकिन जो चीज मुझे यहाँ सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो है प्रशासन की इस सीमा तक पहुंच। मैंने नोट्स में देखा कि जिला मुख्यालयों की दूरी का बहुत ही शानदार विश्लेषण किया गया है। और यही वो बिंदु है जहां रटने वाले तथ्य वास्तविक जीवन की रणनीतियों में बदल जाते हैं। कैसे? देखिए, अगर कोई आपात स्थिति आती है तो जिला मुख्यालय की दूरी बहुत मायने रखती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों में श्रीगंगानगर का जिला मुख्यालय इस रैडक्लिफ रेखा के सबसे करीब है। मतलब वहां का नागरिक प्रशासन सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ बहुत तेजी से संवाद कर सकता है। एग्जैक्टली। इसके विपरीत बीकानेर का जिला मुख्यालय सीमा से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है, जो जाहिर है एक अलग तरह की प्रशासनिक गतिशीलता पैदा करता होगा। हाँ, लेकिन इसमें एक और बड़ा ट्विस्ट है। क्या? नोट्स में स्पष्ट किया गया है कि अगर हम पूरे राजस्थान के संदर्भ में बात करें, केवल सीमावर्ती जिलों की नहीं, तो धौलपुर का जिला मुख्यालय इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूरी पर है। धौलपुर? ये तो सिर्फ एक भौगोलिक तथ्य नहीं लगता, इसे हम रणनीतिक गहराई या स्ट्रेटेजिक डेप्थ के रूप में देख सकते हैं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। धौलपुर राज्य के बिल्कुल पूर्वी छोर पर है, जो इसे पश्चिमी सीमा पर होने वाली किसी भी हलचल से सबसे दूर एक सुरक्षित बफर जोन में रखता है। बहुत ही सटीक अवलोकन है आपका। सीमा के करीब होना त्वरित प्रतिक्रिया के लिए अच्छा है, लेकिन दूर होना रणनीतिक स्थिरता प्रदान करता है। तो इस 18% अंतर्राष्ट्रीय सीमा को समझने के बाद अब हम उस 82% हिस्से की तरफ आते हैं जो 4850 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा है। हाँ, ये वो क्षेत्र है जहाँ कोई कंटीले तार नहीं है। यहाँ व्यापार, संस्कृति और लोगों का बेरोक टोक आवागमन होता है। और ये आवागमन 5 अलग-अलग राज्यों के साथ होता है: मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब। बिल्कुल, 5 पड़ोसी राज्य। जब हम इस घरेलू सीमा को देखते हैं तो इसकी लंबाई का स्पेक्ट्रम बहुत दिलचस्प है। मतलब मध्य प्रदेश के साथ ये सर्वाधिक 1600 किलोमीटर तक फैली है। 1600 किलोमीटर, जो कि बहुत लंबी सीमा है। हाँ, और वही पंजाब के साथ ये एकदम सिकुड़कर मात्र 89 किलोमीटर रह जाती है। सिर्फ 89 किलोमीटर? एक भूगोल के छात्र के लिए इतने सारे राज्यों और दर्जनों जिलों के स्पर्श बिंदुओं को याद रखना एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन ओवरलोड बन सकता है।
मतलब इतने सारे नाम कोई कैसे याद रखे? बिल्कुल, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। क्या इन नोट्स में इसे याद रखने का कोई स्मार्ट शॉर्टकट या चीट कोड है? हाँ, और यही इन स्टडी नोट्स की खूबसूरती है। इनमें इन उलझनों को सुलझाने के लिए बहुत ही स्मार्ट शॉर्टकट्स या निमेनिक्स दिए गए हैं। अच्छा। और ये ट्रिक्स केवल याददाश्त बढ़ाने के लिए नहीं है, ये बड़े डेटा सेट को छोटे प्रबंधन या हिस्सों में तोड़ने का एक बेहतरीन तरीका है, जैसे एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है। अरे वाह! क्या आप कोई उदाहरण दे सकती हैं? बिल्कुल, जैसे हरियाणा के साथ लगने वाले 7 जिलों के लिए एक बहुत ही विजुअल ट्रिक दी गई है। जय भजो हनुमान शेखावाटी आए। जय भजो हनुमान शेखावाटी आए। इसे डिकोड कैसे करेंगे? देखिए, जय से जयपुर, भजो से भरतपुर और हनुमान से हनुमानगढ़ बनता है। ठीक है, 3 हो गए। फिर शेखावाटी खुद में एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जिसमें सीकर, चुरू और झुंझुनू आते हैं। अच्छा, तो ये 3 जिले एक ही शब्द में कवर हो गए। हाँ, और अंत में आय से अलवर। ये तो बहुत स्मार्ट है। और गुजरात के लिए भी कोई ट्रिक है क्या? हाँ, गुजरात के 6 जिलों के लिए ट्रिक है, जालिम बाबा उसी डूंगर पर। जालिम बाबा उसी डूंगर पर। यह सुनने में काफी मजेदार है ना? इसका मतलब है जालोर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, उदयपुर, सिरोही और डूंगरपुर। कमाल है। इस तरह के ट्रिक से तो परीक्षा के दबाव में भी पूरा नक्शा दिमाग में तुरंत उभर आएगा। बिल्कुल। लेकिन इन ट्रिक से परे मुझे इन अंतर्राज्यीय सीमाओं में कुछ बहुत ही अनोखी भौगोलिक विसंगतियां यानी अनोमलीज नजर आती हैं। अरे, उन विसंगतियों का होना ही तो भूगोल को दिलचस्प बनाता है। मतलब राज्यों की सीमाएं हमेशा सीधी रेखाएं नहीं होती। बिल्कुल नहीं। कुछ जिले ऐसे होते हैं जो 2 राज्यों के बीच कनेक्टिंग ब्रिज का काम करते हैं। राजस्थान में ऐसे कितने जिले हैं? ऐसे 4 जिले हैं। हनुमानगढ़ जो पंजाब और हरियाणा दोनों को छूता है, भरतपुर जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश से जुड़ता है, और धौलपुर भी है ना? हाँ, धौलपुर जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच है, और बांसवाड़ा जो मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा बनाता है। मुझे लगता है ये जिले सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध होते होंगे, क्योंकि यहाँ 2 अलग-अलग राज्यों का प्रभाव एक साथ देखने को मिलता है। बिल्कुल, वहाँ एक मिक्स कल्चर देखने को मिलता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली स्थिति है, वो कोटा और चित्तौड़गढ़ की है। अच्छा, उनमें क्या खास है? ये दोनों जिले एक ही राज्य यानी मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। एक ही राज्य के साथ 2 बार? ये कैसे संभव है? यहीं पर नोट्स में अविखंडित और विखंडित यानी फ्रैगमेंटेड की जो अवधारणा दी गई है वो समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये काम कैसे करता है? देखिए, कोटा अविखंडित है, मतलब वो एक ठोस निरंतर भूभाग है जो एमपी के नक्शे में इस तरह घुसा हुआ है कि 2 तरफ से उसे छूता है। ठीक है, कोटा तो समझ आ गया, एक ही टुकड़ा है जो 2 जगह से छू रहा है। लेकिन चित्तौड़गढ़? चित्तौड़गढ़ की कहानी अलग है। जो हमने शुरुआत में बात की थी, फाइलों के ट्रांसफर वाली। एग्जैक्टली। चित्तौड़गढ़ एक विखंडित जिला है। बीच में भीलवाड़ा जिले का एक हिस्सा आ जाता है, जो चित्तौड़गढ़ को 2 अलग-अलग टुकड़ों में तोड़ देता है। मतलब एक जिले के बीच में दूसरा जिला आ गया। हाँ, और इसी वजह से चित्तौड़गढ़ एमपी के साथ 2 अलग-अलग स्थानों पर सीमा बनाता है। इस विखंडन को अगर हम प्रशासनिक नजरिए से देखें तो ये किसी बुरे सपने जैसा लगता है। बिल्कुल। इसे हम एक प्रशासनिक द्वीप या एडमिनिस्ट्रेटिव आइलैंड कह सकते हैं। मुख्य जिले से कटकर एक छोटा हिस्सा अलग पड़ा है। हाँ, और सोचिए वहाँ के लोगों को क्या परेशानियां होती होंगी। वही तो, वहां के लोगों को अपने ही जिला मुख्यालय तक पहुंचने के लिए किसी दूसरे जिले यानी भीलवाड़ा के अधिकार क्षेत्र से होकर गुजरना पड़ता है। संसाधनों के वितरण, पुलिस के अधिकार क्षेत्र और रोजमर्रा के कामों में ये एक बहुत बड़ी व्यावहारिक चुनौती पैदा करता होगा। ये एक बहुत ही व्यावहारिक विश्लेषण है। और दिलचस्प बात यह है कि चित्तौड़गढ़ अकेला ऐसा उदाहरण नहीं है। अच्छा, कोई और भी है? हाँ, जब हम बाहरी सीमाओं से हटकर राज्य के आंतरिक चक्रव्यूह यानी उसके हार्टलैंड में प्रवेश करते हैं, तो हमें अजमेर के रूप में एक और विखंडित जिला मिलता है। अजमेर भी विखंडित है? जी, अजमेर को राजसमंद जिला 2 भागों में बांटता है। और मैंने पढ़ा है कि राजसमंद की अपनी एक अलग ही विसंगति है। बिल्कुल, ये पूरे राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसके जिला मुख्यालय का नाम जिले के नाम पर नहीं है। हाँ, राजसमंद का प्रशासनिक केंद्र राजनगर में स्थित है। ये सिर्फ एक सामान्य ज्ञान का तथ्य नहीं है, बल्कि ये बताता है कि कैसे ऐतिहासिक रियासतों के नाम और आधुनिक प्रशासनिक जरूरतों के बीच अक्सर टकराव होता है। बहुत सही पॉइंट है। लेकिन जब हम इस आंतरिक हार्टलैंड की बात कर ही रहे हैं, तो मुझे 8 अंतःस्थलीय या लैंडलॉक्ड जिलों का वो समूह बहुत अहम लगता है, जो किसी भी बाहरी राज्य या देश को नहीं छूते। बिल्कुल।
क्या इनको याद रखने की भी कोई ट्रिक है? हाँ, इन 8 जिलों को याद रखने के लिए भी नोट्स में एक सटीक ट्रिक है। जोधा, बूंदी, राजा, आज ना पादो। जोधा, बूंदी, राजा, आज ना पादो। इसका मतलब है जोधपुर, बूंदी, राजसमंद, अजमेर, नागौर, पाली, दौसा और टोंक। ये 8 जिले राज्य का सुरक्षित हृदय हैं। मुझे लगता है इन 8 जिलों में पाली की स्थिति सबसे ज्यादा रणनीतिक है। वो कैसे? देखिए, पाली को अगर हम राज्य के पहिए की धुरी या हब ऑफ अ व्हील कहें तो गलत नहीं होगा। यह सर्वाधिक आर्क जिलों को छूता है। 8 जिलों को? ये तो बहुत बड़ा नेटवर्क हुआ। हाँ, इसका मतलब है कि कोई भी प्रमुख राजमार्ग, रेलवे लाइन या व्यापारिक मार्ग अगर राज्य के आंतरिक हिस्से से गुजरता है तो उसका पाली से होकर जाना लगभग तय है। ये तो बहुत ही लॉजिकल बात है। और इसी तरह नागौर सर्वाधिक संभाग मुख्यालयों यानी डिविजनल हेडक्वार्टर्स की सीमा बनाता है, जैसे जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर। मतलब ये नागौर को प्रशासनिक नियंत्रण का एक बहुत बड़ा केंद्र बनाता है। बिल्कुल। लेकिन सीमाओं की इस इतनी जटिल व्यवस्था के बीच हमेशा सब कुछ शांत नहीं रहता है ना? एकदम सही। जहां सीमाएं होती हैं वहां टकराव होना स्वाभाविक है। नोट्स में किसी विवाद का जिक्र है क्या? हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीमा विवाद का तटस्थ रूप से उल्लेख किया गया है, जो हमें याद दिलाता है कि ये रेखाएं पत्थर की लकीर नहीं है। कौन सा विवाद? बांसवाड़ा जिले में स्थित मानगढ़ हिल्स को लेकर। ये राजस्थान और गुजरात के मध्य एक पुराना सीमा विवाद है। अच्छा, मानगढ़ हिल्स, मैंने इसके बारे में सुना है। इस विवाद का जो सबसे दिलचस्प पहलू नोट्स में दिया गया है वो है 2018-19 का राज्य बजट। हाँ, उस बजट में मानगढ़ हिल्स के विकास के लिए 7 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया था। अब देखिए, सतह पर देखने पर यह केवल एक विकास कार्य लगता है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसके पीछे की कार्यप्रणाली को समझें तो ये एक क्लासिक प्रशासनिक दाव है। वो कैसे? जब किसी विवादित सीमा पर कोई राज्य अपने बजट से विकास कार्य करवाता है तो वह न केवल वहां के निवासियों को सुविधाएं दे रहा होता है, बल्कि उस जमीन पर अपने प्रशासनिक नियंत्रण और दावे को भी मजबूत कर रहा होता है। ये तो बहुत ही गहरी बात है। इस्तेमाल अक्सर भू राजनीतिक दावे के रूप में किया जाता है। तो अब तक हमने बाहरी, आंतरिक और विवादित सीमाओं की बात की। हाँ, लेकिन इन स्टडी नोट्स का अंतिम और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा भी बाकी है। वो कौन सा? वो हिस्सा जहां भूगोल और संस्कृति आपस में टकराते हैं और एक भयानक शब्दावली का भ्रमरजाल पैदा करते हैं। ओहो, ज्योग्राफिक टर्मिनोलॉजी। बिल्कुल। कई बार भौगोलिक क्षेत्रों के नाम इतने मिलते जुलते होते हैं कि वे भाषाई फॉल्स फ्रेंड्स की तरह काम करते हैं। मतलब दिखते एक जैसे हैं लेकिन अर्थ बिल्कुल विपरीत होते हैं। एग्जैक्टली। ये भ्रमरजाल वाकई बहुत गहरा है। नोट्स में ऐसे 4 जोड़े दिए गए हैं जो हमेशा उलझन पैदा करते हैं। मैं चाहूंगा कि हम इन्हें एक एक करके हमेशा के लिए डिकोड करें। श्योर। चलिए इसे एक कड़क टीचर वाले अंदाज में क्लियर करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ग्रेट। सबसे पहला जोड़ा में वागड़ और बांगड़। दोनों शब्द सुनने में लगभग एक जैसे हैं लेकिन जमीन पर ये पूरी तरह अलग हैं। देखिए, इन दोनों के बीच का अंतर दिशा और बोली का है। वागड़ राजस्थान का सुदूर दक्षिणी भाग है जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ आते हैं। अच्छा, दक्षिण वाला हिस्सा। हाँ, और इस क्षेत्र की पहचान वहां बोली जाने वाली वागड़ी भाषा से है। ठीक है। और बांगड़? इसके विपरीत बांगड़ अरावली पर्वतमाला का पश्चिमी भाग है। इसमें पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू का इलाका आता है। और इसकी क्या विशेषता है? इस क्षेत्र की मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी ओल्ड एलुवियल सॉइल पाई जाती है। तो मतलब वागड़ का मतलब है दक्षिण की बोली और बांगड़ का मतलब है पश्चिम की पुरानी मिट्टी। बिल्कुल परफेक्ट, एकदम क्रिस्प समरी। ये बहुत ही स्पष्ट वर्गीकरण है। दूसरा जोड़ा जो अक्सर परेशान करता है वो है थली और तल्ली। इससे आप ऊंचाई और गहराई के सिद्धांत से समझ सकते हैं। ऊंचाई और गहराई कैसे? थली का अर्थ है मरुस्थल का वो ऊंचा उठा हुआ भाग जहां कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती। बीकानेर और चुरू के जिले इस ऊंचे थली क्षेत्र में आते हैं। ओके, तो ऊंचे भाग को थली कहते हैं। वहीं दूसरी ओर तल्ली, जिसे प्लाया भी कहा जाता है, पश्चिमी राजस्थान में बालू का स्तूपों यानी सैंड ड्यून्स के बीच स्थित निचली भूमि है। अच्छा, जब पानी जमा हो जाता है? हाँ, बारिश का पानी अक्सर इन निचली जगहों पर जमा हो जाता है।
ये तल्ली क्षेत्र सर्वाधिक जैसलमेर में पाया जाता है। तो सीधा सा अर्थ है थली यानी मरुस्थल की ऊंचाई और तल्ली यानी उसकी गहराई। बिल्कुल, थली ऊंचाई, तल्ली गहराई। अब तीसरा जोड़ा लेते हैं जो बारिश और इतिहास को आपस में जोड़ता है, राठी और राठ। राठी एक विशुद्ध रूप से जलवायु और कृषि से जुड़ा शब्द है। जलवायु से कैसे? यह वह पश्चिमी क्षेत्र है जहां 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, जैसे बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर का इलाका। बहुत ही सूखा इलाका। हाँ, और इसी कठोर जलवायु में सरवाइव करने वाली गाय की एक अत्यंत प्रसिद्ध नस्ल का नाम भी राठी है। अच्छा, और राठ क्या है फिर? जबकि राठ या अहीरवाटी एक ऐतिहासिक और राजनीतिक शब्द है। ये उस प्रदेश को दर्शाता है जिस पर कभी यादव वंश का शासन रहा है। ये किस तरफ है? इसका मुख्य विस्तार पूर्वी राजस्थान में अलवर और कोटपुतली के आसपास है। यानी राठी का संबंध मरुस्थल की बारिश और गाय से है, जबकि राठ का संबंध पूर्वी राजस्थान के राजवंश से है। एग्जैक्टली। और अंत में जो चौथा जोड़ा है, माल और मालव। ये ज्वालामुखी भूगोर का हिस्सा है। माल या हाड़ौती वो भौतिक प्रदेश है जिसका निर्माण बैसाल्ट लावा से हुआ है। लावा से बना पठार। हाँ, ये कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ का कठोर पठारी क्षेत्र है। और मालव? दूसरी तरफ मालव शब्द का प्रयोग उन विशिष्ट जिलों के लिए होता है जहां मध्य प्रदेश के मालवा पठार का विस्तार राजस्थान में प्रवेश करता है। इसमें कौन से जिले आते हैं? इसमें मुख्य रूप से प्रतापगढ़ और झालावाड़ का क्षेत्र शामिल है। तो माल मतलब राजस्थान का अपना लावा निर्मित पठार, और मालवा मतलब मध्य प्रदेश के मालवा का विस्तार। बिल्कुल सही। इन शब्दावलियों को समझने के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि राज्य के विभिन्न हिस्सों को उनके नाम कैसे मिले। ये सिर्फ नामकरण नहीं है ना? बल्कि वहाँ की मिट्टी, वहाँ की बारिश और वहाँ के इतिहास का सीधा परिणाम है। और यही इन स्टडी नोट्स का असली सार है। सही कहा। जब हम हैंडले के पतंगाकार आकार से लेकर रेडक्लिफ रेखा की संवेदनशीलता, अंतर्राज्यीय सीमाओं की जटिलता और फिर वागड़ बनाम बांगड़ के इस भ्रमजाल को एक साथ जोड़ते हैं तो राज्य का पूरा ढांचा सजीव हो उठता है। मतलब ये केवल परीक्षा की तैयारी नहीं है ना? बल्कि वहाँ की मिट्टी, वहाँ की भूमि को समझना है। एकदम सही। आज के इस गहन विश्लेषण से ये साबित होता है कि भूगोल केवल नक्शे पे खींची गई कुछ निर्जीव रेखाएं नहीं है, ये एक जीता जागता तंत्र है। बिल्कुल। और इस चर्चा को विराम देने से पहले एक विचार जो लगातार इस पूरे विश्लेषण के दौरान उभरकर सामने आया, वो मैं छोड़कर जाना चाहता हूँ। जी, बताइए। जरा उस विखंडित जिले चित्तौड़गढ़ या अजमेर के उस आम नागरिक के बारे में सोचिए। हाँ, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। उसके लिए उसके जिले की ये टूटी हुई सीमा केवल एक भौगोलिक विसंगति नहीं है, बल्कि यह है उसके रोजमर्रा के जीवन का एक संघर्ष है। सही बात है। या फिर मानगढ़ हिल्स जैसी जगहों पर रहने वाले लोगों के बारे में विचार कीजिए, जहां दो राज्यों की सीमाएं आपस में टकराती हैं और विकास के बजट्स उनके नियंत्रण का साधन बन जाते हैं। मतलब इंसान उन रेखाओं के बीच फंस जाता है। बिल्कुल। क्या एक कागज पर खींची गई रेखा वास्तव में यह तय कर सकती है कि किसी क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान क्या होगी? क्या भूगोल हमारी नियति तय करता है, या हम अपनी प्रशासनिक जरूरतों के हिसाब से भूगोल को तोड़ते मरोड़ते रहते हैं? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। ये सीमाओं का वो मानवीय और दार्शनिक पहलू है जो अक्सर किताबों और नोट्स के पन्नों से बाहर रह जाता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।